आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अगर आप अपनी जमीन और आप उस पर खेती करते हैं, जी हां, उस खेती के जरिए बेहतरीन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी बिजनेस की ये एक्सक्लूसिव खबर है क्योंकि अब खेती टैक्स के दायरे में आ सकती है। सरकार ने किसानों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस दायरे में वो किसान नहीं आएंगे जो अपनी जमीन पर खुद खेती करते हैं, बल्कि वो किसान इसके दायरे में आएंगे जो लीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, यानी कि उन्हें चुकाना पड़ेगा टैक्स। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे साथ दो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में देवेंद्र शर्मा एग्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, साथ ही साथ केबी चौधरी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं भारत कृषक समाज के, वो भी हमारे साथ है। बिमल जैन भी मेरे साथ हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं, और मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी हमारे साथ हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के दायरे में किसानों की कमाई पर टैक्स। कृषि की आड़ में अपनी जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले किसानों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ऐसे किसानों को टैक्स के दायरे में लाने जा रही है जो अपनी खेती की जमीन को बिजनेस के उद्देश्य से किसी कंपनी या किसी शख्स को लीज या किराए पर देते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जमीन देने वाले भी शामिल होंगे। सरकार ऐसे लोगों को जीएसटी के दायरे में लाने जा रही है। ऐसे किसानों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। हालांकि कृषि आय पर आयकर कानून के मुताबिक ही छूट मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने वाले को टैक्स चुकाना होगा। हालांकि खरीदार को रिटर्न दाखिल करते वक्त इनपुट क्रेडिट मिलेगा। वहीं सरकार ने कृषि आय, किसान और कृषि मजदूर की परिभाषा तय कर दी है। खुद खेती करने वाले किसानों को राहत मिलती रहेगी, साथ ही उन्हें भी ये राहत मिलेगी जो अपने परिवार के सदस्यों से या फिर अपनी निगरानी में मजदूरों से खेती करवाते हैं। उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट या किसान माना जाएगा। वही भूमिहीन किसान, आर्मी, विधवा, दिव्यांग, नाबालिग जो खुद मजदूरों के जरिए खेती कराएगा, उसे भी एग्रीकल्चरिस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अब कृषि जमीन को दूसरे को कमर्शियल इस्तेमाल पर देना आपको महंगा पड़ सकता है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारी खेती से भी इनकम है, हम नौकरी भी करते हैं, तो हम किस तरह से जीएसटी के दायरे में आते हैं? या फिर वो किसान जो यहां पर इनकम करते हैं और सोचते हैं कि क्या अब हमें यहां पर टैक्स देना होगा, जीएसटी के दायरे में हम आएंगे या नहीं? बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो यहां पर खेती को जो किसी दूसरे को दे देते हैं उसका पूरा प्रोसेस करने के लिए, क्या वो जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन सबसे पहले आलोक प्रियदर्शी के पास आपको लिए चलती हूं। आलोक, पहले सब ये कह रहे थे कि जीएसटी के दायरे में एग्रीकल्चर को नहीं आना चाहिए, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है उसके मुताबिक जीएसटी के दायरे में किसान आएगा, लेकिन इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग होगी। क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, जीएसटी रिजीम जब से शुरू हुआ है तब से इस बात को लेकर सहमति है कि इसमें किसान और एग्रीकल्चरिस्ट को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता था कि आखिर जब दायरे से बाहर रखा जाएगा तो एग्रीकल्चर क्या होगा या फिर एग्रीकल्चरिस्ट कौन होंगे? तो ऐसे में जब एग्रीकल्चर की परिभाषा तय करने के लिए जब काउंसिल बैठी तो ऐसे में उनके साथ बहुत दुविधा है, क्योंकि ये मुद्दा काफी संवेदनशील है और हर राज्यों की अपनी डिमांड है। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर की परिभाषा तय करते वक्त दिक्कत यह आई कि कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लीज फार्मिंग, मॉर्टगेज, इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही ताकि वहां से उनका रेवेन्यू बढ़ सके। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि इसको लेकर काफी सरकार संवेदनशील है और इस बात को लेकर काफी फूंक कर चल रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी जो इनकम टैक्स का रूल है उसके तहत एग्जम्प्ट है। तो ऐसे में अगर किसी भी तरीके से वो किसान जो कि अपनी खेती पर इनकम कमाता है उसको टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब इसी वजह से जीएसटी काउंसिल में एग्रीकल्चर को छोड़ दिया गया, यानी एग्रीकल्चर बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा जैसा इनकम टैक्स में चलेगा। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने
तय करने की में सहमति बन गई है और एग्रीकल्चरिस्ट वही होगा जो अपनी खेती अपनी खेत पर किसानी करेगा और वहां से अगर कोई प्रोसेसिंग करता है हाँ। तो उस पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, देवेंद्र शर्मा एग्री इकोनॉमिस्ट मेरे साथ है। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस, हाउ मच डू यू अग्री एंड हाउ मच यू नॉट अग्री? देखिए, बहुत ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनको टैक्स देना चाहिए उनको तो सरकार टैक्स माफ करती जा रही है। अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब जो बातें हो रही हैं उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को हम नीचे ला रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जीएसटी आ रहा है उसमें भी कॉर्पोरेट्स को एडवांटेज होगा और वो सारे का सारा बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर डाला जा रहा है। जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, जो सर्विस टैक्स बढ़ेगा वो आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा। कॉर्पोरेट को उसमें एक भी रुपया नहीं देना है, जो ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये तो बहुत बढ़िया जमाना है, समय आ गया है कि सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पे डाल दिया जाए और अब किसान भी उस दायरे में है। किसान की डेफिनेशन को बदलने की क्या जरूरत है? ये इसलिए है क्योंकि वो जो लॉबी है जिसको ये एडवांटेज होता है वो चाहती है कि भाई उनको उनकी नजर से बचने के लिए किसानों के ऊपर सारा जो है ये भार डाल दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक हम ये मान के चलते हैं कि किसान की इनकम नहीं है। अगर सरकार खुद इकोनॉमिक सर्वे में कहती है कि 17 राज्यों में किसान की जो औसतन इनकम है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016 की रिपोर्ट है, 17 राज्य में किसान की औसतन इनकम साल की 20,000 रुपए है। अब उस पर आप क्या जीएसटी लोगे, क्या टैक्स लोगे, मुझे ये तो बताइए जरा आप। ये जो हमारी जो नीति निर्धारक हैं, मुझे नहीं मालूम कौन से देश में ये लोग रहते हैं और ये इसी तरीके से पॉलिसीज बनाते हैं कि किसान को और मारा जाए, किसान को और मार लीजिए। तो ये जो अनफॉर्चुनेट पार्ट जो हो रहा है इस देश में, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है इस देश में और किसानों से पूछा जाना चाहिए। जो जीएसटी काउंसिल जो है वो अन्याय कर रही है किसानों के साथ। चलिए, डॉक्टर केबी चौधरी भी हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जाहिर तौर पर अब हर कोई यही जानना चाहेगा कि किसान की आखिर परिभाषा क्या है और जैसा कि यहां पर देवेंद्र शर्मा ने भी कहा कि 20,000 रुपए एक एवरेज इनकम एक किसान की मानी जाती है। ऐसे में अगर वो जीएसटी के दायरे में आता है तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस? मुझे तो शर्म उन लोगों पर आ रही है जिन्होंने किसानों पर, कृषि के क्षेत्र पर टैक्स लगाने की बात की है। मेरा पहला सवाल यह है कि किसानों की आमदनी कितनी है, उनके पास जमीन की जोत की सीमा कितनी है। इस देश में अगर सीलिंग कहीं लगी तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर लगी थी। जब आपने पहले ही किसान को मार दिया सीलिंग लगा के आजादी के बाद, और उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी ये चली आ रही है। जहां भी अगर कृषि के नाम पर कोई टैक्सों का दिखाता, मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि 2 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर में इनकम हो रही है। अरे शर्म आती है कहते हुए। किसान तो वैसे ही कर्जे में दबा पड़ा हुआ है, खाने के लिए पैसा नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और आप ये कारपोरेट के वकालत करने वाले लोग, इनका देश के किसानों से, देश की कृषि से कोई वफादारी नहीं है और ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर एक बड़ा हमला है जीएसटी के नाम पर नीति निर्धारण करने वाले। बिमल जैन साहब, यहाँ उन किसानों को इस दायरे में लाया जा रहा है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जो भूमिहीन किसान है या फिर जिनकी बहुत कम लैंड है। आई डोंट थिंक दे आर कमिंग अंडर जीएसटी, बट बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी जमीन को बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं। वो किसान जब यहां पर इस दायरे में आएंगे तो क्या कोई कैप यहां पर है इनकम जनरेटेड, उसके बाद ही आप जीएसटी के दायरे में आते हैं या नहीं? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आज की डेट में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग के लिए देते हैं तो सर्विस टैक्स नहीं लगता। अब आप कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट की जो मीनिंग दी गई है, मीनिंग ये दी गई है हु कल्टीवेट द लैंड हिमसेल्फ, यानी अगर आपने लीजिंग पे दे दी तो जीएसटी लगेगा। अब चूंकि आपने मुझसे थ्रेशोल्ड अमाउंट मांगा है कि किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन दी गई है 20 लाख रुपए दी गई है। 20 लाख रुपए बढ़ती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो आपको यह देखना पड़ेगा जो एग्रीकल्चरिस्ट लीजिंग करके 20 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, लीजिंग ऑफ फार्म लैंड और एग्रीकल्चर लैंड। ये सिंपल क्लियर टर्म्स हैं। लेकिन ये उसको खुद जाकर यहां पर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और बताना होगा। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसे रजिस्ट्रेशन लेना है। पहले आप समझिए जो फार्मर है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कौन बताएगा। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसे जीएसटी के रिटर्न भरने हैं,
उसे अपनी इनवॉइस रेज करनी है जिसपे वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन का पॉइंट नहीं है यहाँ पे मैडम। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग होगी जिसपे जीएसटी लगेगा, तो आप उन एग्रीकल्चर फार्मरिस्ट को देखिए, एग्रीकल्चरिस्ट को देखिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको आइडिया ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन लेना कैसे है, इनवॉइस कैसे रेज करना है, रिटर्न कैसे भरनी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट को लाना चाहते हैं तो क्या हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एजुकेशन को नहीं देनी, ये इंपॉर्टेंट इशू है। सर, और इसी में एक और सवाल मेरा जी कि जो जमीन होती है वो जो सबसे बुजुर्ग आदमी परिवार का होता है उसके नाम होता है, उसके बाद उसके जो दूसरे बच्चे हैं, उसके बाद ग्रैंडसन है, उन सब के नाम जमीन नहीं होती। तो वो सब अपने अपने पार्ट पर खेती करते हैं। तो कैसे, क्या क्राइटेरिया तय कर दिया है? अगर उस परिवार में एक आदमी के नाम जमीन सिर्फ मुखिया के नाम है और बाकी 10 लोग उसमें कर रहे हैं, पहले तो सवाल ये है कि नीति आयोग लैंड लीजिंग के लिए मीटिंग बुलाता है, देश से तमाम स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है, हम लोगों को बुलाता है और लैंड लीजिंग को प्रमोट करने के लिए नीतियों को अपनाते हैं, और उसके बाद ये सब खेल शुरू होता है। हमने तभी कहा था कि जमीन सबके नाम नहीं है, लैंड होल्डिंग जो है वो कम नाम पर है, और खेती करने वाले जो परिवार हैं, जो उस पर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके का खेल जो है ये धोखाधड़ी कहीं किसानों के साथ हो रहा है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे अभी जो एग्रीकल्चरिस्ट की डिफिनीशन है या जो एग्रीकल्चर की डिफिनीशन है, जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग में इन सारी बातों को डिस्कस कर रही है। तो अभी चौधरी साहब ने जो कहा कि मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, जमीन मेरे पिता के नाम पे है और मेरे 4 बेटे अगर एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या उसे कल्टीवेशन बाय हिमसेल्फ नहीं माना जाएगा? मुझे लगता है इस तरह के चेंजेस जीएसटी में आ जाएंगे। अगर आप फैमिली में 5 मेंबर हैं, लैंड किसी एक बंदे के नाम पे है, अगर फैमिली के मेंबर्स उसे एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें वो बेनिफिट मिलेगी, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बिमल जैन, मेरा सवाल, बहुत सारे जो दिस नॉर्दर्न बेल्ट, राजस्थान, यूपी, पंजाब, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग उसी से इनकम यहाँ पर करते हैं, बहुत सारे गांवों में हमने ये देखा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानती हूं कि एक फैमिली में एक शख्स है जो कि बीमार है और उसकी जमीन है, वो अपने किसी रिश्तेदार को या यूं कहे कि अपने किसी पड़ोसी को दे देता है कि आप यहां पर बटाई पर मैं दे देता हूं या फिर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पर दे देता हूं कि जितना मेरा क्रॉप यहां पर प्रोडक्शन होगा उसका एक हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। डज दिस पर्सन कम अंडर जीएसटी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। अगर लॉ की प्रोविजन को पढ़ें तो लॉ तो सिंपल ये कहता है हु कल्टीवेट हिमसेल्फ, यानी अगर आपने अपनी लैंड क्रॉप शेयरिंग बेसिस पे दे दी तो आपने तो कल्टीवेट किया नहीं, तो उस केस में जीएसटी आपके ऊपर लागू हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है सर, मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी वो कुछ कहना चाहते हैं। जी आलोक। बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल यही है कि इस वक्त जो पॉलिसी बनाई जा रही है कि इस वक्त इनकम टैक्स के दायरे में जो पहले इनकम किसानों की इनकम होती थी उसको एग्जम्प्ट एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन वो किसान जो खुद खेती करके खुद कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है अपने लिए, उसको ही जीएसटी के तहत एग्जम्पशन मिलेगा। ये सरकार की तरफ से साफ किया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं एक्सपर्ट लोगों से कि जो सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि इनकम टैक्स के दायरे में भी देखें कि बहुत बड़े बड़े किसान जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पर अपनी इनकम घोषित करते हैं, छूट लेते हैं, आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं इनकम टैक्स होना चाहिए? मैं ये सवाल जानना चाहता हूं। जी। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और बहुत सारा धोखाधड़ी आज तक एग्रीकल्चर के नाम पर, किसानों के नाम पर लोगों ने काले धन को सफेद धन में परिवर्तित किया है और उन्होंने कोई टैक्स की चोरी की है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, लेकिन ऐसे कारपोरेट घराने हैं बड़े बड़े, उन्होंने ये सब काम किया है, किसानों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देवेंद्र शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं एक और बात समझना चाहूंगी, दैट हाउ विल यू एक्चुअली डिफाइन देम कि ये वाला किसान जीएसटी के दायरे में आएगा और ये वाला किसान नहीं आएगा? जैसा कि आलोक ने भी यहां पर कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लैंड पर ही खुद का ये बिजनेस पूरा का पूरा शुरू कर देते हैं। देखिए, ये बात जो है डेफिनेशन की, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसको दोबारा हमें देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन के अंदर ये जो डाला गया कि कोऑपरेटिव आप करेंगे तब भी आप जीएसटी में आता है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो तो किसानों को, छोटी आज लैंड होल्डिंग है इसलिए उनको इकट्ठे होकर हम प्रमोट कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव में आइए, इकट्ठे हो जाइए। इकट्ठे होने का तरीका एक ही है कि आप कोऑपरेटिव बनाइए। अगर वो कमर्शियल में जाते हैं तब भी आप देखिए, जहां एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो भारत में लाई गई है, इतनी सारी प्रमोट की गई है, उसमें भी
30% टैक्स लगता है। एक तो हम किसान को, वो किसानों का काम है, इकट्ठे होकर उन्होंने किया है, उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो गलत है। 30% टैक्स उसको भी विड्रॉ करना चाहिए। रहा जो ये कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो है, या किसी ने लीज की है कॉर्पोरेट को, उस पर जरूर टैक्स करिए, नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग टू इट। लेकिन ये जो डेफिनेशन बदली जा रही है, ये मेरा मानना है कि स्टेप 1 है। बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा एग्रीकल्चर जो है अब वो टैक्स के दायरे में आए, इसलिए हम ये पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा स्टेप आएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत खिलवाड़ है, बहुत इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए डेयरी है, डेयरी जो है किसान जब करता है, वो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो लैंड होल्डिंग में जमीन से नहीं काम कर पा रहे हैं, हम यही बात, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी जमीन पर यहाँ पर पोल्ट्री फार्म भी चलाते हैं, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, फिश फार्मिंग भी मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। ऐसे में वो अपने आप को कहते फार्मर है, बट देयर सोर्स ऑफ इनकम इज एक्चुअली नॉट एग्रीकल्चर बट समथिंग एल्स। सर एक मिनट, आलोक कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात जी बोलिए सर, बोलिए। देवेंद्र जी आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम वाकई ही जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि देश का टैक्स बेस बढ़े, तो मुझे समझ नहीं आता कि आईटी इंडस्ट्री को टैक्स एग्जेम्पशन क्यों दिए जाते हैं। अगर वो उनके सीवरेंस अलाउंस में देखें, अभी जब उनका 23 करोड़ रुपए पैकेज दे सकते हैं, किसी को 17 करोड़ रुपए का पैकेज दे सकते हैं, उनको टैक्स के माध्यम में लाया जाए। उनको जमीन 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर क्यों मिलती है, मुझे समझ नहीं आता है। कहां पर है हमारे टैक्स के एक्सपर्ट जो हैं? देखिए हमारे एक एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे थे कि किसी जमीन जो बड़ी जमीन होती है और किसी घर के मुखिया के नाम पे होती है, तो उनके उनके जो लड़के या फिर उनके जो संतान होती हैं वो लोग खेती करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जो जीएसटी काउंसिल में जो सहमति बनी उसमें यही बनी हुई है कि कोई इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो खुद खेती करता है या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा करवाता है या अपनी निगरानी में करवाता है या नौकर मतलब मजदूरों को लगा करवाता है, तो वहां पर वो सभी लोग एग्जम्प्ट हैं। वो अगर आगे वो कोई प्रोसेसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर उन लोगों को जीएसटी से एग्जम्पशन है। दूसरा यह है कि बहुत सारे राज्यों ने कोशिश की थी, हर राज्य की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि उनके इलाके में जो जिस तरह की चीजें होती हैं, जैसे पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग चाह रहे थे कि इसको जीएसटी के दायरे में लगाया जाए ताकि इस पर से कुछ टैक्स लगाया जाए, राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने या जीएसटी काउंसिल जो कह सकते हैं होल बॉडी है, उसने इस मुद्दे के सेंसिटिविटी को देखते हुए इसलिए जब क्योंकि एक एक करके जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फ्रॉम स्टॉक ब्रीडिंग, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, पिगरी, एपीकल्चर, गार्डनिंग, प्लांटेशन, तमाम लोगों ने ये प्रपोजल दिया कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे के सेंसिटिविटी को देखते हुए इन सभी को छोड़ दिया गया, यानी कि इस जरिए के आप कोई इनकम करते हैं। बिल्कुल आलोक, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैं केबी चौधरी साहब से जानना चाहूंगी, फिर फार्मर ही क्यों आ रहा है? यू नो, ऑल दीज पीपल शुड एक्चुअली ऑल्सो कम अंडर जीएसटी। फिर जो हॉर्टिकल्चर करता है उसे भी आना चाहिए, जो पोल्ट्री फार्मिंग करता है अपनी जमीन पर उसे भी आना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग के लिए जो उसकी लैंड है वो उस पर अलग तरह का बिजनेस कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, सर से ये जवाब चाहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। The 2014 Indian Car of the Year is back as the new 2017 Grand i10. With features so irresistible, it's wowza. Hyundai. मैं यूएस में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। जी लर्न का भरोसा। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
जी जान लगा देते हैं कुछ लोग अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए, इसके सम्मान के लिए, संस्कारों और विरासत के लिए। दरअसल ये लोग फर्ज निभाते हैं अपनी मिट्टी के लिए। ऐसा ही एक फर्ज हम भी निभाते हैं, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कचारिया। Do you know thyroid is the powerhouse of body? Think thyroid, think Thyrocare. तो यहाँ जो हमें खबर मिली है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब किसान भी जीएसटी के दायरे में आ सकता है। कौन सा किसान जीएसटी के दायरे में आ रहा है, कौन सा नहीं आएगा, ये भी हम आपको यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, यहाँ पर केबी चौधरी साहब का एक छोटा सा सवाल था। यूं कहे कि हम जब ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर एक गन्ना किसान 2 या 3 लाख रुपए की पैदावार करता है और एक फैमिली में द फादर हैज द पीस ऑफ लैंड बट द सन्स आर डूइंग सेपरेटली देयर फार्मिंग, उसके बाद जो पैसा आता है, लेट्स से टोटल इनकम अगर 20 लाख रुपए हो गई है, तो क्या वो जाकर यहां पर अपने आप को रजिस्टर कराएगा जीएसटी के दायरे में? बिल्कुल, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अगर कोई भी परिवार जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो कोई भी खेती करता है तो उसके से जो आय होगी वो पहले की तरह ही एग्जम्प्ट होगी। सपोज कीजिए उसके बाद वो कोई अगर मान लीजिए जगरी की कोई फैक्ट्री खोल देता है या कुछ भी करता है तो वहां पर भी उसको एग्जम्पशन मिलेगा क्योंकि वो खुद खेती कर रहा है और खुद उस प्रोड्यूस को बना रहा है। यानी कि आलोक, वो आय अगर 20 लाख से ऊपर है तो भी एक बात और मेरा इनकम टैक्स का एग्जम्पशन होगा। मेरा सवाल आलोक से, मेरा एक सवाल है आलोक जी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पशुपालन करना होगा, खेतों की मेड़ पर वृक्षारोपण करवाना होगा, बागवानी में आना होगा गरीबी से बाहर लाने के लिए। दूसरी तरफ उसी डेयरी पर, उसी एग्रो फॉरेस्ट्री पर, उसी आप फिशरी पर, उसी पोल्ट्री पर, उसी हॉर्टिकल्चर पर, उसी फ्लोरिकल्चर पर जीएसटी की बात करी जा रही है। ये 2 तरीके की नीतियां किस तरह से इस देश में लागू हो सकती है? क्या खेल है ये सरकार का? आलोक कुछ कहना? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि सरकार ने ये जो तमाम जितने भी जो एरिया हैं यहाँ पर इनकम टैक्स को लेकर सरकार के मन में कोई दुविधा नहीं है, जीएसटी के मन में जीएसटी काउंसिल के मन में कोई दुविधा नहीं है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। जो अगर कोई भी इनकम इन तमाम चीजों से आती है उसको इनकम टैक्स के तहत एग्जम्प्ट ही माना जाएगा। लेकिन कोई थर्ड पार्टी, सपोज कीजिए कोई आलू की चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो कहीं पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर देती है कि इतना मुझे आलू चाहिए, उसके बाद वो प्रोक्योर करती है तो उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी के तहत उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, न कि वो किसान को टैक्स देना पड़ेगा। और वो जब कंपनी को टैक्स देगी तो उसको बाद में जाके उसको इनकम टैक्स रिटर्न जब दाखिल करेगा तो उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज उसको उस टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो खुद खेती करता है उसको इस तरह का कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। सरकार ने इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट पहले की तरह रखा हुआ। आलोक, बिमल जैन जी है, समय हमारे पास कम है। बिमल जैन जी, जो हम आलोक के साथ भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप कैसे डिफाइन करेंगे यहां पर, क्योंकि एक पिता अपने बेटों को जमीन तो दे देता है लेकिन कागजी तौर पर जमीन उसके मरते दम तक उसी के नाम पर रहती है। बहुत सारी फैमिलीज में हमने ये केस देखा है, ऐसे में कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कॉन्सेप्ट है आपने इनकम टैक्स में देखा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है जो एचयूएफ। अब आपने कह दिया जो एचयूएफ है हम उनको सारी बेनिफिट जीएसटी में भी देंगे, तो पहले आप डिफाइन तो कर दीजिए जो एचयूएफ आप कहना चाह रहे हैं वो रजिस्टर्ड एचयूएफ की बात कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड एचयूएफ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंटली मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हम कह रहे हैं अभी आज की डेट में हम कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया, मैं तो ये कहना चाहता हूं इनकम टैक्स में आप एग्जिम्पशन देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी उसमें आप नहीं देंगे, तो फ्रेगमेंटेशन नहीं है। आप एक पैरेलल सिस्टम बनाइए ना जिसमें क्लैरिटी हो। अगर इनकम टैक्स में वो एग्रीकल्चर इनकम है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे बन सकती है? ठीक है, पहले ब्रॉडली हमें ये डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। देवेंद्र शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है कि अगर एक इंडिविजुअल नौकरी भी करता है और उसके बाद इसकी एग्रीकल्चर से भी किसी तरह की इनकम है, सो हाउ विल ही एक्चुअली पे द टैक्स? क्या दोनों जो इनकम है उसको कंबाइन करके वो टैक्स पे करेगा या फिर एग्रीकल्चर पर जो इनकम है उस पर उसे छूट मिलेगी क्योंकि वो एक तरह से साइड इनकम है और उसकी जो प्राइमरी इनकम है वो उसकी जॉब से है? इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर?
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, और ये इसका मुझे नहीं लगता कि कहीं जवाब है या किसी इसमें जीएसटी काउंसिल में ये डिस्कस किया गया होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जो विमल जी ने सवाल उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये जो पैमाने बनाए जा रहे हैं कि आप इनकम टैक्स एग्जम्पशन एक जगह देते हैं और उसमें जब सर्विस की बात आती है तो उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं, ये दोनों गलत है। मैंने तभी पहले शुरू में कहा था कि बेसिकली इट्स ए स्टेप 1, ये स्टेप 1 है टैक्स लेने के लिए। अब आगे किसानों को इनकम टैक्स, यानी कि और भी क्लैरिटी की जरूरत है। बिमल जैन जल्दी से फिनिश कर दीजिए। देखिए, जब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप सैलरी भी हैं और एग्रीकल्चर भी हैं, दोनों इनकम आपकी ऐड हो जाएंगी। अगर दोनों इनकम 20 लाख से ऊपर हो जाएंगी तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ऐसा प्रावधान है। अच्छा, यानी कि भले ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए हो और आपका सैलरी इनकम 15 लाख, लेकिन सैलरी में इन्होंने बाहर रखा है, सैलरी इन्हें बाहर रखी है, इसलिए आपको दोनों पे टैक्स लगेगा। अगर बिजनेस इनकम 15 लाख है और एग्रीकल्चर पे 5 लाख है और आप 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। चलिए, लेकिन इसका मतलब अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन। किसानों को तो पूरी तरह से बाहर रखना होगा और कोऑपरेटिव को मजबूत करने की जरूरत है। आज सरकार एक तरफ कॉर्पोरेट को मजबूत करने की बात करती है और दूसरी तरफ टैक्स के दायरे में लाते हैं, तो इससे मेरा ये मानना कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हो। किसान की तो वैसे ही बाजार में भागीदारी। माफी चाहूंगी सर, मेरे पास समय बहुत कम है, शो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो जाहिर तौर पर अभी किसान जो है वो जीएसटी के दायरे में आएगा। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस की यहाँ पर और भी जरूरत है। अभी डिटेल में भी पता चल जाएगा कि कौन सा किसान इसके दायरे में आता है, किस तरह से इनकम आप जनरेट करते हैं, उसको लेकर काफी सारी क्लैरिटी अभी भी आ जाएगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको जी बिजनेस पर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।